सब जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था राइट टू फ्रीडम टॉपिक को पढ़ा था। हम पढ़ रहे हैं संविधान इस टाइम और सब चैप्टर फर्स्ट है यूनिट सेकंड का और पार्ट है हमारा फोर्थ। पार्ट है हमारा ये। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। आज हमारा टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये संविधान के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या है अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में। तो अनुच्छेद जो 23 पे रखा है उसकी जो हेडिंग है वो क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बालतम श्रम का प्रतिषेध, ये इसकी हेडिंग है। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट क्या है मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालक श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। मतलब अगर मानव जो है खराब व्यवहार और बेकार व्यवहार करता है या फिर बाल व्यवस्था वाला श्रम कराता है तो क्या होगा, संविधान के खिलाफ या विधि के अनुसार जो भी उल्लंघन करेगा वो क्या होगा, दंडनीय होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निर्वाहित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगी। मीन्स जब इस अनुच्छेद में राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निर्वाहित नहीं करेगी, मतलब जो सार्वजनिक सेवाएं हैं या प्रयोजन है वो मतलब जो विधि है उसे करने के लिए अधिरोपित नहीं करेगी, वो अनिवार्य सेवा रहेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग में से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगी। मतलब जो धर्म, मूल, वंश, जाति और वर्ग है इनके आधार पर राज्य है जो कोई भी मतलब भेदभाव नहीं करेगी, भेद नहीं करेगी। जिसके अंदर एक्ट 23 के अंतर्गत है ना, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 24। क्या है इसकी हेडिंग, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो क्या होगा इसमें, 14 वर्ष से कम आयु वाले या 14 वर्ष से कम के किसी बालक को कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। मतलब जो बच्चे 14 वर्ष तक की आयु है या उनसे कम की आयु वाले बच्चे हैं उन्हें किसी भी कारखानों, जो फैक्ट्रियां होती हैं या फिर खान, मतलब जैसे कोयले खान होती है ना, हीरे की खान होती है, इस तरह की जो खाने होती पाई जाती हैं उन खानों में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा और न ही किसी ऐसे काम में लगाया जाएगा जो संकट से पूर्ण हो, मतलब संकट उसमें उस काम को करने में संकट हो, ऐसे काम को बालकों को नहीं लगाया जाएगा। फिर आता है हमारा पॉइंट चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन्स। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 25 पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा गया है हेडिंग में, अंतःकरण की ओर धर्म के आभास के रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब धर्म को पूर्ण रूप से मनाने के लिए और अच्छा आचरण और प्रचार करने की व्यवस्था
किसके अंदर है? अनुच्छेद 26 में। तो क्या लिखा गया है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अभाव रूप से मनाने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। मतलब सभी इस अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को धर्म को अभाव रूप से मनाने में, आचरण और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण समान, हर मतलब एक समान हक दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद 26 जो पॉइंट 24 के अंतर्गत है। तो क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो क्या है इसमें? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मीन्स जो भी धर्म है और उनके धार्मिक कार्य है उनके प्रबंध की जो व्यवस्था की जाएगी वो सबके लिए स्वतंत्र, मतलब हर धर्म का व्यक्ति जो है वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, उसका प्रयोजन करने के लिए स्वतंत्र होगा और अपने धर्म के विषयक कार्यों का प्रबंध करने का उसके पास पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। मतलब उसके पास अगर कुछ भी धार्मिक संपत्ति है या कुछ भी है तो उसके पास उस चीज का भी अधिकार होगा, उसका प्रचार करने का भी अधिकार होगा। इस पर अनुच्छेद 27 है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय के विषय में स्वतंत्रता। मतलब किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का समुदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसने आगाम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिव्यक्ति या पोषण में व्यय करने के लिए विनिश्चित रूप से विनियोजन किए जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं क्या अनुच्छेद 28 में क्या है, इसका पॉइंट क्या है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता। मतलब कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता। उसमें क्या है? इसका मीन्स ये होगा कि कोई भी व्यक्ति जो संस्था में है, शिक्षा संस्था, कोई भी ऐसी संस्था, शिक्षा संस्था जो धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था की किसी भी धर्म के अंदर उस धर्म की उपासना कर सकता है और उस विषय के लिए उसको स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता है। मतलब वो अपने धर्म के अलग धर्म के साथ साथ वो किसी और धर्म की संस्था का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है और उसके लिए उसको अनुमति है। इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे हम क्या? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। मतलब सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो बच्चों इसमें हम जानेंगे अनुच्छेद 29, मतलब हेडिंग नंबर 5 में जानेंगे अनुच्छेद 29 में क्या लिखा है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। मतलब इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये हेडिंग लिखी गई है और इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत के राज्य, क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाव को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी निवासी हैं, जो नागरिक हैं, निवास कर रहे हैं, उन्हें भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को बनाए रखने का अधिकार होगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? राज्य द्वारा शोषित या राज्य निधि से
सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य द्वारा घोषित या राजनीति से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थान जो है वो किसी भी संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को, मतलब इस प्रकार की शिक्षा संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इसमें से किसी कोई भी पॉइंट हो उसके आधार से उसको वंचित नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश ना ले सके। इसको अनुच्छेद 30 में है, इसकी हेडिंग है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मीन्स क्या है? धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना का अधिकार होगा। मतलब धर्म और भाषा पर आधारित जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शिक्षा संस्थान को चलाने का उनको अधिकार होगा और वो उसमें उसकी स्थापना भी कर सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। दूसरी पॉइंट इसके अंदर है शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग से प्रबंध में है। मतलब शिक्षा संस्थान जो है शिक्षा संस्थान को सहायता देने में, मतलब शिक्षा संस्थान जो खोली गई राज्य उनके विरुद्ध कोई भी विभेद नहीं करेगा या फिर विभेद नहीं करेगा, चाहे वो किसी धर्म या भाषा का हो, वो अपने रुचि अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थान को खोल सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 जो है बच्चों हमारा, ये क्या है? संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, ये इसका हेडिंग है। बट संविधान के 44वें संशोधन के अंतर्गत अधिनियम 1978 की धारा 6 द्वारा 20/6/1979 से निराशित है। मतलब अब ये अनुच्छेद 31 की जो धारा, अनुच्छेद 31 जो है वो अब हमारे संविधान में नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो होगा हमारा लास्ट पॉइंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा मूल अधिकारों में लास्ट पॉइंट है और इसको भी हम विस्तार से जानेंगे। आई होप आप सबको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे और नोट डाउन करते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।